आज हम बात करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। आखिर ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी क्या ब्रांचेस है और इसको पढ़ने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वही पढ़ेंगे। तो ये वीडियो मतलब स्पेशल तो बोलूँगा जेएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, एंड बीएससी वाले भी अगर उनको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, और ऐसे नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं जिसको कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी हो, ह्यूमन के बारे में मतलब पढ़ना हो, जो कि क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है और सिस्टम कैसे कैसे काम करते हैं। तो इन सब का अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और वैसे अपन इंसान है, इसलिए इंसान के बारे में जानना सबको ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि एनाटॉमी वर्ड किससे ओरिजिन हुआ है। तो एनाटॉमी वर्ड ओरिजिन हुआ है, यानी कि उत्पत्ति हुई है एनाटॉम से। एनाटॉम यानी कि कटिंग अप, यानी कि काटना। तो अपन कटिंग कैसे करेंगे, सबसे छोटी चीज़ से लेकर सबसे बड़ी चीज़ तक, यानी कि सेल, उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और पूरी बॉडी। ठीक है। तो अब बेसिक इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है एनाटॉमी, आखिर क्या पढ़ा जाता है इसके अंदर और किस चीज़ की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में अपन बॉडी ऑर्गन, यानी कि जो भी बॉडी ऑर्गन हो गए उनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर, शेप, लोकेशन तथा उनके नंबर देखेंगे। जैसा कि हार्ट हो गया, यानी कि अपना हृदय है, तो हृदय में इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका शेप कैसा होता है और उसकी लोकेशन, यानी वो कहाँ पे स्थित होता है अपने बॉडी में, और उसके नंबर। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इसकी शेप होती है, और स्ट्रक्चर होती है इसमें वेंट्रिकल और एट्रियम में वगैरह होते हैं। बाकी सब उसकी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। लोकेशन होता है थोरेसिक कैविटी में होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा। इसके बाद नंबर, यानी कि अपने बॉडी में कितने हार्ट होते हैं, सिर्फ एक ही होता है। तो एनाटॉमी ये हो गई। अब इसके बाद फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी यानी कि अपन ने एनाटॉमी तो पढ़ ली है, और फिजियोलॉजी यानी कि ये फंक्शन कैसे करता है। जैसे कि अपना हार्ट हो गया, वो फंक्शन कैसे करता है, यानी उसका काम होता है ब्लड पंप करना। तो आखिर वो ब्लड पंप कैसे करता है, तो फंक्शन की स्टडी को बोलेंगे अपन फिजियोलॉजी। ठीक है, मैं ऐसा नोट्स बना रखे हैं जिससे कि आपको मतलब पढ़ने में आसानी रहेगी। आप मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूंगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो अब देखेंगे कि इम्पोर्टेंट ब्रांच क्या होती है एनाटॉमी की। वो एनाटॉमी होती है, वो अलग अलग लेवल पर स्टडी की जाती है, यानी कि उसके अलग अलग ब्रांच में अलग अलग तरह की स्टडी की जाती है। यानी कि हर जगह एक ही तरह की स्टडी नहीं करते। जैसे कि अप्लाइड हो गई, कंपेरेटिव हो गई, डेवलपमेंटल हो गई, एम्ब्रियोलॉजी। अप्लाइड में क्या करते हैं, जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई है तो बीमारी को डायग्नोस करेंगे कि ये कौन सी बीमारी है, उसको मतलब पहले चेक करेंगे कि क्या बीमारी है, फिर स्पेसिफिक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी उस बीमारी से अपन को कैसे सही होना है, इसके लिए अपन को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कंपेरेटिव एनाटॉमी, कंपेरेटिव यानी कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किससे करना है अपन को, ह्यूमन और एनिमल, यानी कि मानव का यानी कि जंतुओं के साथ कंपैरिजन करना, उनके कौन कौन से ऑर्गन कैसे कैसे हैं और उनका कंपैरिजन करना है। इसके बाद आती डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल यानी कि यूटेराइन लाइफ से लेकर एडल्ट तक, जब माँ की कोख से लेकर वयस्क होने तक की जो प्रोसेस होती है उसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एम्ब्रियो यानी कि होता है भ्रूण, तो उसको हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। तो डेवलपमेंटल चेंजेस इन एम्ब्रियो, भ्रूण में होने वाले मतलब विकास हो रहा है तब भ्रूण में क्या परिवर्तन होते हैं, उसको एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे अपन। फिर ग्रोस या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रोस या मैक्रो यानी होती बड़ी, यानी बड़ी चीज़, यानी कि एक होता है सूक्ष्म और एक होता है दीर्घ, यानी कि दीर्घ। तो नेकेड अपने जो खुली आंखों से जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं उसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रो से पता चल गया, माइक्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे इसके अंदर, सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करेंगे और चीज़ों की स्टडी करेंगे। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी यानी कि रेडियोग्राफी यूज़ करेंगे, रेडिएशन के थ्रू उनकी स्ट्रक्चर वगैरह सब देखेंगे। ये रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी हो गई। अब फिजियोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है,
अपन खाली इनका नाम के अकॉर्डिंग ही पता चल जाता है कौन सी ब्रांच होती है। जैसे सेलुलर यानी कि सेल से रिलेटेड, कार्डियोवेस्कुलर कार्डियो वर्ड यूज होता है हार्ट के लिए, हृदय के लिए, वेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स, और फिजियोलॉजी यानी कि फिजियोलॉजी की अपने ब्लड वेसल्स और हार्ट से जो रिलेटेड फिजियोलॉजी होती है उनकी स्टडी कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम जैसे हार्मोन वगैरह, हार्मोन ग्लैंड ये वगैरह स्टडी करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, अपने बॉडी को बाहरी जो भी पैथोजन या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल से या कुछ भी हो जो कि अपन को डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उनसे बचाव के लिए अपने अंदर एक पावर होती है, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। तो ये कैसे कैसे काम करती है ये इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि कोई बीमारी अपने अंदर हो गई है तो कोई जीव होता है जो बीमारी कॉज करता है, यानी कि बीमारी को उत्पन्न करता है, जैसे रोगजनक हो गया कोई, तो वो अपने शरीर में कैसे रोग उत्पन्न करेगा उसको, उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी होती है, यानी कि उसका पूरे एक प्रोसेस होती है कैसे कैसे करता है, तो उसको पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी, रीनल वर्ड यूज़ होता है किडनी के लिए, किडनी की फिजियोलॉजी कैसे होती है और रीनल फिजियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फिजियोलॉजी। इनकी ब्रांच देखने के बाद अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, यानी कि अपन बोलता रहे कि अपन ये स्टडी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो अब आखिर अपने बॉडी बनती कैसी है वो भी तो बताओ। बाकी स्टडी तो सब कर लेंगे, तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि आखिर अपनी बॉडी बनती कैसे है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप सबके घर तो होंगे, तो घर कैसे बनता है ये मान लो कि ये एक घर है। घर भाई ऐसा ऐसा ही बनेगा, ये घर है, ठीक है। घर थोड़ा अच्छा बनेगा तो सही रहेगा, ठीक है। ये घर हो गया, दरवाज़ा वरवाजा सब है, ऐसा समझ जाना घर है। तो ये घर कैसे बनता है, इसके लिए क्या क्या यूज़ होता है, ईंट, पत्थर, पानी, सीमेंट, तो और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो एक घर को बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें होती है यूज़ और एक्सेट्रा। तो अपनी बॉडी भी एक घर की तरह ही है, यानी कि उसको बनाने के लिए भी एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी यूनिट काम आएगी। कि सबसे पहले अपन अपने अंदर भी ईंट की तरह ही, मतलब मानने के लिए बता रहा हूँ, खाली अपन को इमेजिन करना है। एक घर को बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह अपने शरीर को बनाने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कि और छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। हम एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि अपन ने ईंट है, ईंट हो गई, तो क्या ईंट डायरेक्ट बन जाती क्या? ईंट को बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए। ईंट को बनाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, मिट्टी चाहिए, और क्या चाहिए, पानी चाहिए, और उसको एक शेप दी जाती है, यानी कि उसको एक संरचना दी जाती है। फिर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है, फिर वो पकती है, फिर उसके बाद ईंट यूज़ होती है। तो अपने बॉडी में भी ऐसे ही होता है। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबसे छोटी से छोटी इस दुनिया में चीज़ है तो वो है एटम। एटम से भी छोटी चीज़ होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट अपन यहाँ पे बॉडी के तौर पे मानेंगे, तो यहाँ पे अपन को केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, ठीक है। तो एटम, तो सबसे छोटी चीज़ होती है एटम। एटम यानी कि परमाणु, ठीक है, परमाणु, हिंदी में इसको परमाणु बोलते हैं, एटम। बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी कि अणु, ठीक है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल से सबको पता होता है, लेकिन सेल से पहले भी बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तो एटम से मिलके क्या होते हैं, बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब इसके बाद आता है अपना असली, जो कि सबको पता रहता है, सेल सेल सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन सेल भी तो भाई एक किसी न किसी चीज़ से मिलके बनी होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बने होते हैं। सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो कि मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, एटम। एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं सेल, ठीक है। अब बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आता है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अपन को ऐसे याद करना। यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना रखा मैंने, हिंदी में बताता हूँ पहले। सबसे छोटा होता है परमाणु। परमाणु से मिलकर बनाते हैं
सबसे छोटी होती है परमाणु। परमाणु से मिलकर क्या बनाते, मतलब बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते, अणु। अणु मिलके कोशिकांग। कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब। फिर सेल ऑर्गेनेल मिलके बनाते क्या, सेल बनाते हैं। और सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कौन से होते हैं, याद करो, और कौन से होते हैं, कनेक्टिव यार। सबसे बड़ा तो वही होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि सब जगह फैला रहता है। तो टिश्यू हो गए, फिर इसके बाद ऑर्गन, और फिर ऑर्गन का भी एग्जाम्पल पूछ लें, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, पेनक्रियास, स्टमक। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में अपने धन्नाटा हो जाएगा कि इंग्लिश में हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। है कि हिंदी पढ़ना अच्छा है, अपनी देश भाषा है, लेकिन अब मेडिकल फील्ड में हो तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको तो आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी पढ़ लूँगा उससे हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हिंदी यहाँ तक तो इंग्लिश वाला भी यूज़ नहीं होता है। इंग्लिश भी यहाँ पे नहीं यूज़ होती, मेडिकल लैंग्वेज यूज़ होती है। मेडिकल लैंग्वेज यानी कि आपको अगर बता दे कि अब अपन कोई हृदय बोलता है, ठीक है, हृदय, इसको हिंदी में हृदय बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। तो हार्ट को अपन, अगर कोई बच्चा होगा जो प्योर हिंदी वाला है और हृदय को हार्ट बोलेगा, लेकिन ये हार्ट भी यूज़ नहीं होता, कार्डियो वर्ड यूज़ होता है। तो अब ऐसी चीज़ें होती है कि आपको इंग्लिश तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में किसी को पूछेंगे तो ताकि वो आपको मेडिकल लैंग्वेज में बता सकता है। हिंदी में बोलेंगे तो उसको ही नहीं आएगा, तो हिंदी वाला तो वो कैसे बता पाएगा। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरी बॉडी, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अपन एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा एक डायग्राम के थ्रू। और ये प्लान भी बता दूंगा, एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो अच्छा रहेगा आपको। अब डायरेक्शनल टर्म, अगर अपन जैसे कि आप पढ़ रहे हो, पूरी किसी भी स्टडी कर रहे हो, जैसे कि आप ह्यूमन की स्टडी कर रहे हो, तो कोई भी ऑर्गन वगैरह हो गया, तो अपन उसको कैसे बता पाएंगे कि वो ऑर्गन किस तरफ है, कहाँ है। तो इसके लिए अपन के पास एक डायरेक्शनल टर्म होते हैं, यानी कि ये वर्ड होते हैं जिसके थ्रू अपन बता सकते हैं। अपन नॉर्मल तो कोई भी बोल सकता है, जैसे कि कोई चीज़ ऊपर है, कोई नीचे है, कोई इधर है, कोई उधर है, लेकिन मेडिकल फील्ड में अपन को ऐसा नहीं बोलना, अपन को व्यवस्थित बोलना, जो भी चीज़ें बोलनी व्यवस्थित बोलना है। व्यवस्थित कैसे बोलने, जैसे एंटीरियर हो गया। अब आपके पास बनेगा, ये बनेगी तुम्हारे भाई की डमी बॉडी, ऐसे ही, ठीक है, हंसने का नहीं भाई। ये हो गया टिंग 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 टिंग, इसके बाल हो गए, इसकी गर्दन इतनी लंबी है, ठीक है, कॉमेडी, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट। एंटीरियर, शरीर के आगे या सामने की ओर, एंटीरियर यानी कि ये बॉडी हो गई, जैसे कि ये ऐसे ये खड़ा है, अपन या तो 2D इसलिए अपन नहीं बता पाए, 3D में होता तो सब बता सकते हैं। शरीर के आगे या सामने वाला भाग, जैसे कि ये शरीर हो गया, इसके इस तरफ वाला भाग क्या कहलाएगा, एंटीरियर। एंटीरियर जैसे कि अपने आँख हो गई, नाक हो गया, मुंह हो गया, ये सब बॉडी के आगे की ओर या सामने की ओर है। पोस्टीरियर यानी कि अपने बॉडी को अपन इमेजिन करो, ठीक है। पोस्टीरियर यानी कि पीठ वाला भाग हो गया, ठीक है, रीढ़ की हड्डी हो गई पीछे, पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, पीठ यहाँ पीठ के पास। और सुपीरियर, सुपीरियर क्या हो गया, सिर के पास, यानी कि ये आसपास की चीज़ें सुपीरियर हो जाएगी। सुपीरियर यानी इसको एक ट्रिक के थ्रू याद रखना, सुपीरियर नहीं कि ऊपर, सुपर चीज़ कहाँ रहती है, ऊपर, ठीक है, सिर की ओर। इन्फीरियर, इन्फीरियर यानी कि नीचे की ओर या पैरों के पास, ठीक है। लेटरल, एक इमेजिन करो कि अपन ने इस बॉडी को ऐसे काट दिया, काटना नहीं भाई, खाली इमेजिन करना, ठीक है। अब इससे दूर वाली चीज़ें रहेगी लेटरल, यानी कि अपने हाथ किस तरफ है, लेटरल साइड ऑफ द मिड लाइन, यानी कि मध्य रेखा से दूर की ओर है। मीडियल यानी कि ये लाइन खींची हुई खाली, तो मध्य रेखा के कितने पास है,
वो मीडियल कहलाता है, यानी कि मध्य रेखा की ओर। जैसे कि आप अपने इमेजिन करो, ये मध्य रेखा हो गई, ठीक है, ये मध्य रेखा हो गई, तो ये चीज़ क्या हो गई, दूर है, ये पॉइंट क्या हो गया, दूर है, ये लेटरल हो गया। अब अपन है ना, ये पॉइंट क्या हो गया, मीडियल, यानी कि कितना पास है। ये तो जैसे कि ये यूँ है, ये लेटरल, अब ये इतना पास आएगा, तो ये किस तरफ मध्य की ओर आ रहा, तो मीडियल हो गया, समझा। अब देखेंगे प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल क्या होता है, धड़ के पास है, धड़ की ओर, ट्रंक, धड़ के पास कितना है, फिर सिर धड़ से अलग नहीं कर दिया, तो ये गर्दन के पास में चीज़ें हैं, उसको प्रोक्सिमल बोलेंगे। डिस्टल यानी धड़ से दूर, ये छड़ नहीं है धड़, ठीक है, धड़ से दूर, डिस्टल। एक्सटर्नल या सुपरफिशियल, शरीर की सरफेस की ओर या सरफेस के पास, सरफेस यानी ये हाथ हो गया, हाथ या हाथ के ऊपर या हाथ के पास, ये हो गया एक्सटर्नल या सुपरफिशियल। जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्कर करा, ये मार्कर कर रखा है, यहाँ पे मैंने चिन्ह कर रखा है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल है, ये अपने उंगली के अंदर नहीं है, उंगली के बाहर है, सुपरफिशियल है, ऊपर की ओर है, इसको एक्सटर्नल या सुपरफिशियल बोलेंगे। अब अंदर तो कर नहीं सकता, अंदर ये समझो मेरे अंदर ब्लड है, ब्लड ही है ना, होता ही है, ये मानना नहीं है अंदर, ठीक है, ब्लड ही है, तो अंदर ब्लड है, तो वो क्या हो गया, इंटरनल या डीप हो गया। विसरल, लाइनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा विसरल और पेराइटल के बीच। विसरल और पेराइटल मैं आपको अब आगे पढ़ाऊंगा। केविटी क्या होती है, केविटियाँ, ये होगी केविटी, यानी कि अपन ये एब्डोमिनल केविटी, यानी कि इसको क्या बोले, उदर गुहा बोलेंगे। उदर गुहा होगी, पेट के जो केविटी होती है वो होगी। तो जो इस उदर गुहा की केविटी होती है, जो गुहा होती है, उसकी लाइनिंग को बोलेंगे पेराइटल, ठीक है, पेराइटल बोलेंगे। और उदर गुहा में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि समझ लो ये समझ लो कि बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत के ऊपर एक और लाइनिंग होती है और उसको बोलेंगे विसरल, यानी कि पेराइटल किसको बोलेंगे, जो बॉडी केविटी होगी उसकी लाइनिंग को पेराइटल बोलेंगे, ये होगी पेराइटल, पेराइटल। और जो ऑर्गन है उसकी लाइनिंग को क्या बोलेंगे, विसरल। समझा, कंफ्यूज नहीं होना भाई, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ इन चीज़ों में, होता था लेकिन अब नहीं आता हूँ, ठीक है। अब सेंट्रल, शरीर के सेंटर की, और सबसे सेंटर में क्या होती है, अपनी नाभि होती है, उसको सेंटर बोलेंगे। उससे पास वाली चीज़ें जो सेंटर की ओर जाएगी उसको सेंटर बोलेंगे। पेरिफेरल, शरीर की सेंट्रल एक्सिस से दूर की ओर, जैसे कि अपने जो सेंट्रल एक्सिस होगी नाभि से दूर वाली चीज़ें होंगी, पेरिफेरल हो जाएगी। पाल्मर सरफेस, यानी कि हाथ की हथेलियों से रिलेटेड है। और प्लेंटर यानी कि पाँव के तलवों से रिलेटेड। आप धीरे धीरे आराम से देखना ये वीडियो, क्योंकि ये सब बेसिक है, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें नहीं आएगी तो आपको बाकी क्या आएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप पढ़ोगे आगे तो ये नॉर्मल हार्ट पढ़ेंगे आप, वहाँ पे कोई भी ऑर्गन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होंगे, सुपरफिशियल, इन्फीरियर, लेटरल और डोर्सल, वेंट्रल, ये सब वर्ड यूज़ होंगे। अब इनका मतलब नहीं पता रहेगा तो फिर आप उनको पढ़ोगे कैसे। तो इसीलिए आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, बहुत सारे अभी बाद मेरे पास अभी बहुत सारे नोट्स पढ़े, वो पढ़ाने थे, लेकिन क्या करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप 100 जने भी देखते हो, जितने भी जने देखते हो उसमें से भी एक भी जने को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा पढ़ाना मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार वैसे बहुत जो भी बच्चे होते हैं वो बहुत सारे यार फेल हो जाते हैं एनाटॉमी में खासकर, क्योंकि आर्ट्स से पढ़ने वाले बच्चों को ये एनाटॉमी मतलब इतनी समझ में नहीं आती। साइंस वालों को तो जैसे तैसे समझ में आ जाती, लेकिन आर्ट्स वाले जो
आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी ही नहीं। 10th के बाद उनकी सब इन चीज़ों से दूरी हो जाती है, तो उनको ये पढ़ना बहुत कठिन लगता है। तो मेरा मकसद यही है कि आपको ईज़ी वे में सब कुछ पढ़ा दूँ। इसमें मेरा कुछ मेरे को मिलने कुछ नहीं वाला है, बस मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना। तो एक प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब, तो इसके ज़रिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोगों को शेयर कर सकते हो और मुझे बताते रहो कि मुझे और कैसी वीडियो बनानी है। बाकी ये तो चलता रहेगा, ये तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा कोर्स हो जाएगा आपका एनाटॉमी में, और अगर एग्ज़ाम होगा तो आप बेफिक्र जाओ और एग्ज़ाम में फोड़ के आना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो देखा, यहाँ तक देखा हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, एक कमेंट कर देना अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी तो और कुछ नहीं चाहिए भाई, बस पढ़ते रहो।